नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रीट भर्ती परीक्षा 2022 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और ये जो प्रश्न है साथियों, ये पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानसिक आयु की अवधारणा का प्रतिपादन जिस मनोवैज्ञानिक ने किया है वह है। मानसिक आयु को हम इंग्लिश में है वो मेंटल एज कहते हैं। तो इस मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? स्टर्न, वेस्लर, बिने या टर्मन? तो साथियों, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो अल्फ्रेड बिने ने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा बिने होगा। और जो टर्मन ने है वो बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र दिया था, MA/CA × 100। ये सूत्र था बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। आगे बढ़ते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से है पूर्णतः अलग, सन्निहित, पूरक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, संवेग शब्द है वो अंग्रेजी भाषा में इसे हम इमोशन कहते हैं। ये लैटिन भाषा के शब्द इमोवीर से बना है और इसका अर्थ होता है व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था। यानी कि जब व्यक्ति में है वो संवेग जागृत हो जाते हैं तो व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है वो क्षीण हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार की जो मानसिक गतिविधि है वो नहीं कर पाता है। तो संवेग और संज्ञान है वो एक दूसरे की बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा यानी कि सन्निहित होगा। जब व्यक्ति में संवेग पैदा होते हैं उस समय व्यक्ति में वो संज्ञान की प्रक्रिया नहीं होती है, तो इस प्रकार से एक दूसरे से सन्निहित है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। अगला प्रश्न, RTE एक्ट के अनुसार कितने बालकों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा? 12%, 20%, 25% या 28%? साथियों, RTE एक्ट है, इसमें RTE की फुल फॉर्म है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। RTE एक्ट है वो संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। और इस RTE की जो धारा 12 है उसके अनुसार है वो निजी विद्यालयों में 25% सीटें हैं वो गरीब बालकों के लिए आरक्षित रहेगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर तीसरा 25% होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण में कितने कार्डों पर विभिन्न रंग है? साथियों जी, रोरसा व्यक्तित्व परीक्षण है, ये एक प्रकार की व्यक्तित्व से संबंधित प्रक्षेपी विधि है। इसमें जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति की जो अचेतन मन में जो भी बातें होती है उनका पता लगाया जाता है। और इसमें है वो कुल 10 कार्ड होते हैं। इस विधि का जो प्रतिपादन है वो हरमन रोरसा ने 1921 में किया था। इसमें है वो 5 कार्ड है वो सफ़ेद और काले होते हैं, 2 कार्ड है वो लाल और सफ़ेद होते हैं और 3 कार्ड है वो विभिन्न रंग के होते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 3 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था? साथियों, जो स्टैनली हॉल थे इनको है वो बाल मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। और स्टैनली हॉल ने है वो किशोरावस्था के बारे में कहा था कि आंधी और तूफान की अवस्था है, इसमें है वो बालक में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा किशोरावस्था होगा। और स्टैनली हॉल ने है वो 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना की थी न्यूयॉर्क, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, पावलोव के सिद्धांत में महत्वपूर्ण है सामीप्यता, समप्रमाण, पुनर्बलन या अनुक्रिया?
साथियों, पावलोव ने है वो कुत्ते पर प्रयोग किया था और इन्होंने कुत्ते की जो लार ग्रंथि है उसका ऑपरेशन किया और इसी कार्य के कारण इन्हें है वो 1904 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और पावलोव के सिद्धांत में जो महत्वपूर्ण बात है वो है सामीप्यता, क्योंकि इसमें है वो घंटी और भोजन के बीच का जो समय अंतराल है और इनके बीच का जो संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बीच का समय है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला सामीप्यता होगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा प्रभावित करती है अधिगम की गति को, व्यवहार में परिवर्तन को, चरित्र निर्माण में, या उपयुक्त सभी। साथियों, अभिप्रेरणा है वो अधिगम की गति को है वो दुगुना कर देती है। इससे अधिगम है वो बहुत तीव्र गति से होता है। अभिप्रेरणा को है वो अधिगम का हम सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग कह सकते हैं। इससे व्यवहार में परिवर्तन भी होता है और व्यक्ति का जो चरित्र है उसमें भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर चौथा उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट एम गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए। तो साथियों, रॉबर्ट एम गैने के सिद्धांत को हम अष्टपदीय सोपानिकी सिद्धांत भी कहते हैं और इन्होंने है वो इसके है वो टोटल 8 प्रकार बताए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। रॉबर्ट एम गैने ने अपनी पुस्तक लिखी थी कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसे हम अधिगम की शर्तें भी कह सकते हैं। इसी पुस्तक में इन्होंने अधिगम के है वो 8 प्रकार बताए थे। सबसे पहला प्रकार आता है संकेत अधिगम, दूसरा आता है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। इस प्रकार से इन्होंने टोटल है वो 8 प्रकार बताए थे। और सबसे उच्चतम स्तर का जो होता है वो होता है समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट एम गैने बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित हर परीक्षा में एक सवाल है वो बनने की संभावना रहती है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, निकट दूर सिद्धांत का विकास किस प्रकार है। केंद्र से सिरों की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दोनों ओर बराबर, या फिर नीचे से ऊपर की ओर। साथियों, निकट दूर सिद्धांत को हम है वो प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं और इसका विकास है वो केंद्र से सिरों की ओर होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि पहले व्यक्ति की जो रीढ़ की हड्डी है उसका विकास होता है, उसके बाद में है वो ये विकास सिरों की तरफ चलता हुआ अन्य है वो शारीरिक अंगों का विकास होता है। और एक और सिद्धांत होता है जिसको हम सिफेलोकोडाल कहते हैं। इसके अनुसार विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न, साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र ही सीख लेता है। यह है शून्य स्थानांतरण, लंबवत स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, या धनात्मक स्थानांतरण। साथियों, अधिगम स्थानांतरण है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें शून्य, ऋणात्मक और धनात्मक ये 3 प्रकार के होते हैं। और ये जो लंबवत स्थानांतरण है ये धनात्मक स्थानांतरण का ही एक भाग है। यानी कि व्यक्ति पहले साइकिल चला रहा था, अब स्कूटर चला रहा है, तो ये है वो सकारात्मक अधिगम है। यानी कि जिस कार्य को सीखने से जो पुराना वाला हम जो भी सीख चुके हैं उसमें कोई परिवर्तन ना हो और उसको किसी भी प्रकार से प्रभावित ना करे, तो उसको हम कहते हैं धनात्मक स्थानांतरण। और नए कार्य पर पुराने कार्य का प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कहते हैं ऋणात्मक स्थानांतरण। और ये किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है तो उसे हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 धनात्मक स्थानांतरण होगा। अगला प्रश्न, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है। इदम, अहम, परम अहम, इदम एम अहम। साथियों, सिगमंड फ्रायड ने है वो ये 3 प्रकार बताए थे। इदम को हम इड कहते हैं, ये सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। खाओ पियो और मौज करो, यानी कि किसी भी प्रकार से कोई किसी से संबंध न रखना। अहम, अहम है वो इदम और परम अहम के बीच कड़ी का कार्य करता है और ये दोनों में है वो संतुलन स्थापित करता है। परम अहम, इसको हम नैतिकता का कमांडर कह सकते हैं
और इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर पहला इदम होगा। यानी कि जो व्यक्ति की दमित इच्छाएं होती है, जो व्यक्ति की पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो इदम के अंतर्गत है, वो संग्रहित रहती है, कभी भी नष्ट नहीं होती है। अगला प्रश्न, एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, यह युक्ति है, प्रतिगमन, क्षतिपूर्ति, युक्तिकरण या प्रक्षेपण। साथियों, किसी एक क्षेत्र में है वो असफल होने पर किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छे प्रयास करके कार्य करना, इसको हम क्षतिपूर्ति कहते हैं। प्रतिगमन का मतलब होता है कि भूतकाल की तरफ लौटना, जैसे कि एक बड़ा व्यक्ति बालक की तरह रोता है। पुराने बातों में लौटना, इसको हम प्रतिगमन कहते हैं। क्षतिपूर्ति यानी कि किसी एक क्षेत्र में है वो, जैसे कि ये बालक है, ये बालक शारीरिक रूप से विकलांग है, लेकिन ये मानसिक रूप से है वो अच्छा परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, तो इसे हम क्षतिपूर्ति कहेंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 क्षतिपूर्ति होगा। युक्तिकरण का मतलब होता है कि बहाने बनाना, और प्रक्षेपण का मतलब होता है जो है वो दूसरे पर आरोपित करना, यानी कि अपनी गलती नहीं मानना और दूसरे को आरोपित करना, इसे हम प्रक्षेपण कहते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषताएं हैं, कक्षा में सभी से मेलजोल रखना, वह पाठ्य सहगामी क्रिया में निरंतर भाग लेता है, वह एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। साथियों, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी ये दो बालकों के प्रकार है वो कार्ल यूंग के द्वारा बताए गए। अंतर्मुखी बालक है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं करता है और उन विचारों को है वो दबाए रखता है, लेकिन बहिर्मुखी व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने में है वो ज़्यादा सहज महसूस करता है। कक्षा में सभी से मेलजोल रखना ये बहिर्मुखी बालक की विशेषता है। पाठ्य सहगामी क्रिया में निरंतर भाग लेना ये भी बहिर्मुखी बालक की विशेषताएं हैं। लेकिन कक्षा में एकांत रहकर कम बातचीत करना ये है वो अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता है। तो इस प्रश्न का है वो सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण है, बहुत बुद्धिमान है, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। सृजनात्मक विद्यार्थी का मतलब होता है कि किसी है वो अनुपयोगी वस्तु से कोई उपयोगी वस्तु बना देता है, तो उसे हम सृजनात्मक बालक कहते हैं। यानी कि किसी नवीन वस्तु का निर्माण करना, उत्पादन करना। इस प्रश्न का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान होगा। पार्श्व चिंतन को हम आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहते हैं, इसको हम अपसारी चिंतन भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। उपलब्धि परीक्षण को हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। इसकी कौन सी विशेषता है? वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी होगा। वैधता का मतलब है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम परीक्षण कर रहे हैं, ये परीक्षण है वो उस उद्देश्य की पूर्ति करे। विश्वसनीयता का मतलब होता है कि किसी भी प्रश्न है उसका एक ही उत्तर हो, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न हो। व्यापकता का मतलब होता है कि जो प्रश्न हम शामिल कर रहे हैं वो समस्त पाठ्यक्रम से होने चाहिए और अलग अलग स्तर के होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न है, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्गाह्य त्रिकोण किसने कहा था? प्रोफेसर, यहाँ पे साथियों टाइपिंग मिस्टेक है, प्रोफेसर यशपाल है, जेपी नायक, BK आरवी राव, गिजुभाई बदेका। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 जेपी नायक होगा। इन्होंने समानता, गुणवत्ता और परिमाण को भारतीय शिक्षा का है वो दुर्गाह्य त्रिकोण कहा था।
अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता से संबंधित है अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मूर्त चिंतन या गहन चिंतन। साथियों, सृजनात्मकता है वो अपसारी चिंतन से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अपसारी चिंतन में वो वस्तु के अलग अलग पक्षों से संबंधित है वो चिंतन किया जाता है, लेकिन अभिसारी चिंतन है वो वस्तु के किसी एक पक्ष से संबंधित होता है। अपसारी चिंतन को हम आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कह सकते हैं, इसको हम पार्श्व चिंतन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से काल में बालक में लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन संरक्षण की समझ विकसित हो जाती है। साथियों, जीन पियाजे इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया था और इसमें है वो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी। मूर्त संक्रियात्मक काल, औपचारिक संक्रियात्मक काल, संवेदी गामक काल या पूर्व संक्रियात्मक काल। साथियों, संवेदी गामक काल, इसको हम इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। इसका कार्यकाल है वो 0 से 2 वर्ष तक होता है। उसके बाद में दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसकी अवधि 11 वर्ष के बाद में होती। और बालक में वो लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, इसकी समझ है वो, यानी कि जो संरक्षण की योग्यता है, इसका विकास है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। इसको हम बाल्यावस्था भी मान सकते हैं, यानी कि बालक है वो किसी मूर्त वस्तु से संबंधित चिंतन कर पाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला मूर्त संक्रियात्मक काल होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है आंतरिककरण, स्कैफोल्डिंग, अनुकूलन या आत्मसात्विकरण। यानी कि बालक के सामने जो समस्या होती है, उस समस्या के समाधान के लिए उसे हिंट प्रदान करना, उसे सहायता प्रदान करना क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 स्कैफोल्डिंग होगा। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा सर्वप्रथम है वो ब्रूनर ने दी थी, लेकिन इसका विकास है वो लेव वाइगोस्की ने किया था। इसको हम पाड, ढांचा या मचान कह सकते हैं, यानी कि बालक को है वो समस्या समाधान में सहायता प्रदान करना, इसे हम है वो स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या श्रव्य दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री नहीं है? सिनेमा, ड्रामा, टेलीविज़न या टेप रिकॉर्डर। साथियों, शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार की होती है। एक होती है श्रव्य, एक होती है दृश्य और एक होती है श्रव्य दृश्य। इनमें जो सिनेमा, ड्रामा और टेलीविज़न है, ये है वो श्रव्य और दृश्य है, लेकिन जो टेप रिकॉर्डर है ये केवल श्रव्य सहायक सामग्री है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 टेप रिकॉर्डर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शिक्षण के संबंध में निम्न में से कौन आश्रित चर कहलाता है? शिक्षक, छात्र, विद्यालय या विषय वस्तु एवं प्रविधियाँ। साथियों, जो शिक्षण के चर होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला चर होता है स्वतंत्र चर, और शिक्षक को हम है वो स्वतंत्र चर कहते हैं। आश्रित चर है वो छात्र होता है, और पाठ्य वस्तु यानी कि जो विषय वस्तु और प्रविधियाँ हैं, इनको हम है वो मध्यस्थ चर कहते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा है वो शिक्षक और छात्र के मध्य है वो संवाद होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 छात्र होगा। अगला प्रश्न, समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? साहसी व समस्या समाधान युक्त व्यवहार, संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा या दबाव। समायोजन यानी कि विपरीत परिस्थिति में अपने आप को है वो अनुकूलित करना, यानी कि जो पर्यावरण है उसके जैसा ही अपने आप को बना देना, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना, इसको हम समायोजन कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला साहसी व समस्या समाधान युक्त व्यवहार होगा। ये जो संवेगात्मक अस्थिरता, कुंठा और दबाव है, ये तीनों कुसमायोजन के लक्षण हैं। संवेगात्मक अस्थिरता का मतलब होता है
समयघात जो संवेग है उनका उथल पुथल होना। कुंठा, कुंठा है वो कुंठा प्रतिगमन का प्रतिपादन है वो यानी कि कुंठा से संबंधित जो तस्वीर कुंठा प्रतिगमन परीक्षण है ये रोजनविंग के द्वारा किया गया। दबाव को हम है वो स्ट्रेस कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव या अधिगम अनुभव। तो साथियों मूल्यांकन त्रिकोण के जो भाग हैं उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 शिक्षण अनुभव होगा। शेष तीनों हैं वो मूल्यांकन त्रिकोण के भाग है। अगला प्रश्न व्यक्तित्व यानी कि जो पर्सनैलिटी है उसका पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। मन ने, सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटिस ने या कैटल ने। तो साथियों व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण है ये हिप्पोक्रेटिस के द्वारा 400 बीसी में प्रस्तुत किया गया। इन्होंने व्यक्तित्व के है वो शारीरिक द्रव्य के आधार पर 4 प्रकार बताए थे। काला पित्त, पीला पित्त, कफ और रक्त, ये 4 प्रकार थे। कैटल ने है वो व्यक्तित्व से संबंधित 16 पीएफ प्रश्नावली का प्रतिपादन किया था और सेल्डन ने शारीरिक आधार पर व्यक्तित्व का है वो वर्गीकरण किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ का मतलब है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। रटने पर, करके सीखने पर, समस्या हल करने पर या फिर उपयुक्त सभी। साथ ही यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे एनसीटी ना होकर के एनसीएफ पढ़ा जाए। तो एनसीएफ 2005 है ये करके सीखने पर बल देता है। इसके अनुसार जो बालक है वो प्रैक्टिकली रूप से किसी भी गतिविधि को करता है तो बहुत ही जल्दी सीख जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 करके सीखने पर होगा। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा, समानता, भिन्नता या प्रत्यागमन। तो साथियों इसमें से 3 नियम है वो वंशानुक्रम से संबंधित है, लेकिन ये जो अभिप्रेरणा है ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता का मतलब होता है कि माता पिता के जैसे ही संतान होना। भिन्नता का मतलब है माता पिता से संतान है वो गुणों में थोड़ी भिन्न होना। प्रत्यागमन का मतलब होता है कि बिल्कुल विपरीत गुणों के पाया जाना। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है किसने सामयिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया था? संवेगात्मक बुद्धि, गोलमैन, पीटर सेलोवी, जिलमान या स्प्रेंजर। तो साथियों संवेगात्मक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले 1990 में जॉन मेयर और पीटर सेलोवी ने दिया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। और जो गोलमैन है इन्होंने 1995 में है वो इसका विकास किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्तर है। साथियों जो बीएस ब्लूम है इन्होंने ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक आधार पर है वो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। और ज्ञानात्मक पक्ष में है वो जो शामिल है उनमें अंतिम स्तर कौन सा है? इन्होंने है वो ज्ञानात्मक पक्ष को है वो 6 भागों में वर्गीकृत किया था। सबसे पहला आता है ज्ञान, दूसरा आता है अवबोध, तीसरा आता है प्रयोग या अनुप्रयोग, फिर आता है विश्लेषण, फिर आता है संश्लेषण और जो अंतिम स्तर आता है वो आता है मूल्यांकन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। साथियों अगला प्रश्न बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, गृह परीक्षण द्वारा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो साथियों जो नवीनतम अवधारणा है उसके अनुसार बालकों का मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा।
अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी, कॉल्डवेल कुक, फ्रोबेल या सुकरात? तो साथियों प्रश्नोत्तर विधि है, इसका जनक है वो सुकरात को माना जाता है। और जो फ्रोबेल है, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति दी थी। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने खेल विधि है वो प्रतिपादित की। मॉन्टेसरी ने है वो मॉन्टेसरी विधि प्रतिपादित की। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।